हमारा लास्ट क्लास तक पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको थोड़े एक्सटेंडेड बातें बताई थी जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। अब मैं इस क्लास में आपको पहले तो फोर्थ क्वेश्चन करवा रहा हूं। जितना हमने पीछे पीछे समझा था ना लास्ट क्लास तक, उसी में ही थोड़ी बहुत बातें हैं, मतलब वही वाली ही हैं एक हिसाब से। देखो एक बार फोर्थ इलस में कह क्या रखा है ये पढ़ते हैं। फोर्थ इलस में ना ये बोल रखा है कि एक पर्सन है, मिस्टर मोती है, ठीक है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसको एक्सेस किया है, उसको असेस किया है, मतलब उसकी असेसमेंट करेगा वो। और उन्होंने 2010 11 और 11 12 2 साल हैं, 10 11 और 11 12 दोनों साल की इनकम जो है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगता है कि इसने ये अपनी इनकम कम बताई है, छुपाई है अपनी इनकी इनकम। तो वो जो छुपाई हुई इनकम है हमने वही निकालनी है। देखो हमें कुछ रिकॉर्ड्स जो गिवन है जिससे हम निकाल सकते हैं। क्या आपके पास प्रॉफिट निकालने का, अभी तक जितना मैंने आपको समझाया प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल हो, क्लोजिंग कैपिटल हो, ड्रॉइंग हो और एडिशनल कैपिटल हो तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको एसेट्स और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको 2 साल का इकट्ठा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आपको देखो 1/4/2010 का डेटा दे रखा है एसेट्स और लायबिलिटी, और फिर उसके बाद 1/4/12 मतलब पूरे 24 महीने के बीच में जो भी चेंजेस आया सीधा डायरेक्ट चेंज बता रखा है कि 1/4/10 के दिन हमारे पास कैपिटल कितनी थी, जिसको मैं इस कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल बोल सकता हूं। और फिर उसी तरीके से आपकी क्लोजिंग कैपिटल जो 1/4/12 को आएगी, मतलब 2 साल के बाद की, हम इकट्ठी 2 साल की इनकम निकालेंगे। ठीक है, और 2 साल की ही ड्रॉइंग होगी, 2 साल की ही एडिशनल कैपिटल होगी, मतलब मान के चलो 1 साल था वो 24 महीने का, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, 2 साल की इनकम को हमने असेस करना है। सबसे पहले हमें 1/4/10 के जो रिकॉर्ड्स दे रखे हैं जिसमें कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स और लैंड एंड बिल्डिंग, वाइफ ज्वेलरी और ओइंग टू मोती ब्रदर, मतलब हमने देने हैं, ओइंग टू मोती ब्रदर का हमने देने हैं, और सन्ड्री डेटर्स ये थे। तो इससे मेरी ओपनिंग कैपिटल निकल गई 3,13,000 रुपए की बैलेंसिंग फिगर। इसी तरीके से अब हम क्लोजिंग भी निकालेंगे। क्लोजिंग में फिर से हमारे पास कैश इन हैंड दे रखा है, हमारे पास इन्वेंट्री दे रखी है, सन्ड्री डेटर दे रखे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, मोटर कार एक एक्सटेंड हो गई, पिछले ओपनिंग में नहीं थी, क्लोजिंग में ही है, मोटर कार भी बढ़ गई। मोटर कार के बाद हमारे पास वाइफ ज्वेलरी, ज्वेलरी भी आ गई, वाइफ ज्वेलरी ये रही 1/25 की। और इसके अलावा लोन टू मोती ब्रदर, पहले क्या था, अगर आप पिछला देखें 1/4/2010 के दिन, तो हमने लोन ले रखा था, अब हमने उसको बल्कि दे रखा है, पहले 40,000 का लोन ले रखा था, अब हमने उसको दे रखा है 20,000 बस। और क्लोजिंग कैपिटल इससे निकाल लेना जो भी रिकॉर्ड्स हैं। आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अगर आपके पास ड्राइंग्स है और एडिशनल कैपिटल है तो हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग द 2 years द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वाज 4,000 पर मंथ। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कर देता हूं, रफली कर रहा हूं, फिर आपने खुद कर लेना है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल है हमारी 5,65,000 रुपए की। इसमें ड्रॉइंग्स देखो कह रहा है 4,000 पर मंथ, 12 महीने हैं, सॉरी 24 महीने हैं, तो 4,000 के हिसाब से 12 का होगा 48,000, 2 साल का होगा 96,000, 96,000 हम ऐड कर देंगे। और इसके अलावा क्वेश्चन में क्या कोई ओपनिंग कैपिटल दे रखी है? नहीं, बल्कि ये बता रखा है कि इसने 2 साल में इनकम कितनी डिक्लेयर की है। डिक्लेयर की तो बाद में करेंगे, पहले निकाल तो लें कि एक्चुअल कितनी है। तो हमें कहीं पे भी एडिशनल कैपिटल नहीं पता, कह रहा है कि ना बताओ कि इनकम टैक्स ऑफिसर का जो कंटेंशन है वो क्लियर है, मतलब करेक्ट है कि नहीं, मतलब जो उसका डाउट था वो ठीक था कि नहीं। ठीक है, एक्सप्लेन बाय गिविंग योर वर्किंग्स। तो इसमें से हम ओपनिंग कैपिटल घटा देते हैं बस। ओपनिंग कैपिटल हमारी 3,13,000 रुपए की, तो बस इसकी प्रॉफिट्स निकल के आ गए। प्रॉफिट्स देखते हैं कितने आए हैं। प्रॉफिट्स आ रहे हैं 661 माइनस 313, तो ये आ गए हमारे पास 3,48,000 रुपए की। ये इनकम एक्चुअल में अर्न्ड है, इनकम अर्न्ड इन 2010 11,11 कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो ये वाली आ गई। एक्चुअल में डिक्लेयर्ड इनकम कितनी थी इनकी? डिक्लेयर्ड दोनों का टोटल करो, डिक्लेयर्ड कितनी थी? एक पिछले साल की 2010-11 की 1,05,000 बताई है, और 11-12 की 1,23,000, मतलब टोटल 2,28,000 रुपए। तो 2,28,000 रुपए डिक्लेयर की है। तो हमारे को ये पता है कि इन्होंने कितनी इनकम कम बताई। सो प्रेस्ड इनकम हमारी कितनी है? 1,20,000 रुपए की। मतलब
यहां तक का काम तो आपका पहले वाला ही था, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, उससे प्रॉफिट निकालो, बस कितने डिक्लेयर किया उसका डिफरेंस क्या है, जो इनकम हमने छुपाई है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर का कंटेंशन बिल्कुल करेक्ट था, हम ये लाइन लिख सकते हैं, बस यही बात थी। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बोली थी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं। देखो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट लगती सेम है, लेकिन इनका सोर्स क्या है, क्या पर्पस है, ये बातें समझनी बहुत जरूरी है। देखो, पहला अगर मैं डिफरेंस क्रिएट करूं तो सोर्स, जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वर्ड यूज किया जाता है ना, इसका मतलब हम कुछ हिस्सा, मतलब जब भी हम काम कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब बना रहे हैं, तो हम कुछ इंफॉर्मेशन अपनी कलेक्ट कर रहे हैं, कहां से, डबल एंट्री बेसिस पे, कुछ सिंगल एंट्री बेसिस पे, ठीक है। जबकि जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं वो तब बनती है जब हम डबल एंट्री बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। यहां पे जो हम एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं ना, यहां पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट्स ना एस्टिमेशन बेसिस पे रिकॉर्ड होती है, कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड होती है। एसेट जैसे मैंने मान लो वैल्यू कर दिया, अब एक बात बताओ ना, मेरे पास रिकॉर्ड तो पूरे हैं नहीं, मैं अपनी एसेट्स की वैल्यू कुछ भी बोल दूंगा, किस बेसिस पे, किस बेसिस पे, कुछ भी एजम्पशन मान ली, कुछ भी रिकॉर्ड्स जो भी है हमारे को लगा उसी बेसिस पे मान लिया, कुछ एजम्पशंस ले ली, कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई, कहां से, अपनी मेमोरी से, कुछ रिकॉर्ड में कुछ नहीं लिखा हुआ। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब यही तो है, हमारे रिकॉर्ड में कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये ना सिंगल एंट्री में भी होते, मतलब कहने का मतलब है कुछ डबल एंट्री बेसिस होता है, कुछ सिंगल एंट्री, कुछ लेजर मेंटेन कर लिए जाते हैं, ऐसा नहीं। ये प्रॉपरली आपका किसके ऊपर है, बैलेंस शीट, ये पूरा डबल एंट्री बेसिस है। यहां पे जब एसेट्स होती है ना, ये ऐसे नहीं कि आप अपने मेमोरी में जो भी सोच रखी थी, एजम्पशंस या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास थी, उसी के बेसिस पे आप एसेट्स को बुक में दिखा देंगे, ऐसा नहीं है, यहां पे चलता है ये। दूसरा, कैपिटल जो है, यहां पे कैपिटल कैसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करते हैं, कैपिटल निकल जाती है, यहां पे ऐसे नहीं लिखती। यहां पे आप जब कैपिटल निकालते हैं ना, कैपिटल आपकी कैसे निकलती है, पूरे प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं और आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करते हैं, ड्रॉइंग को लेस करते हैं, तो आपकी कैपिटल निकलती है डबल एंट्री बेसिस पे जब आप काम करते हैं। तो यहां पे क्या होता है, एसेट्स में से लायबिलिटी कटाए, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। एक बात बताओ, बैलेंस शीट का टोटल मैच होने से आप खुश होते थे, ठीक है, यहां पे तो बैलेंस शीट का टोटल कर ही रहे, बल्कि बैलेंस शीट की एसेट्स में से लायबिलिटी घटा के कह रहे कैपिटल निकल गई, वो बैलेंसिंग फिगर है, कुछ भी है, तो वहां पे आप टोटल थोड़ा ना मैच करें। बैलेंस शीट का मतलब जब बैलेंस करना है आपने, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी लेके आना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपने कौन सा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी कर लिया, नहीं किया आपने, बल्कि एसेट में से लायबिलिटी घटा के कैपिटल निकाली। तो यहां पे कैपिटल कैसे निकलती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके, यहां पे कैपिटल कैसे निकलती है, यहां पे डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है, बल्कि एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का जिसमें कैपिटल भी इंक्लूड होती है, उनको टोटल करके बैलेंस शीट को मैच किया जाता है, ठीक है। ओमिशंस, देखो अगर मान लो यहां से कुछ ओमिशन हो गया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में मेरे पास 5 एसेट्स थी, मान लो 4 एसेट लिखी, एक का पता ही नहीं आता, पता ही नहीं है, ओमिशन तो ओमिशन, पता नहीं लगेगा कि यहां पे अगर मेरी मान लो मैंने कोई एसेट्स लिखना भूल गया, भाई देखो डबल एंट्री सिस्टम पे काम कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, चलो ट्रायल बैलेंस में लिख रखा था, बैलेंस शीट मैच ही नहीं करेगी। अगर कोई भी एसेट्स आपकी रहेगी, बैलेंस शीट मैच कैसे करेगी। यहां पे तो आपकी जो एसेट्स रह गई, एक बात सोचो ना, यहां पे आपने एक एसेट्स लिखनी रह गई या लायबिलिटी लिखनी रहेगी, कैपिटल बढ़ गया, कम हो के आ जाएगी। अगर मान लो आपने एक एसेट्स नहीं लिखी तो क्या हो जाएगा, आपकी कैपिटल बढ़ के आ जाएगी। आपने एक लायबिलिटी नहीं लिखी, सॉरी, अगर आपने एक एसेट्स नहीं लिखी तो आपकी कैपिटल कम होके आ जाएगी। अगर आपने एक लायबिलिटी मिस कर दी तो आपकी कैपिटल बढ़ के आ जाएगी। यहां पे ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि कैपिटल तो आप डबल एंट्री बेसिस पे निकाल ही चुके होंगे, बल्कि अगर आपने कोई एसेट्स मिस कर दी ना तो बैलेंस शीट का टोटल ही नहीं होगा यहां पे, ठीक है। वैल्यूएशन, यहां पे कोई वैल्यूएशन का तरीका नहीं है, आर्बिट्रेरी मैनर है, अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से। यहां पे हम पूरा प्रॉपर फॉर्मेट से काम करते हैं। अगर मेरे पास कोई एसेट्स है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से चलूंगा, तरीके से वैल्यूएशन करूंगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, हमें कैपिटल एट द बिगिनिंग और एट द एंड बता देती है। बिल्कुल, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपने बनाई है, इतने क्वेश्चंस आपने मेरे से समझे हैं, क्या किया है, सिर्फ इसने कैपिटल एट द बिगिनिंग और कैपिटल एट द एंड बताई है। इसने क्या बताया, ये बैलेंस शीट आपको कैपिटल एट द बिगिनिंग और एंड नहीं बताती, बल्कि ये तो बैलेंस शीट को टैली किया जाता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी किया जाता है, और कैपिटल तो डबल एंट्री इफेक्ट से आती है। इसका मतलब ये बैलेंस शीट हमें कैपिटल एट द एंड और कैपिटल एट द बिगिनिंग नहीं, बल्कि हमें क्या बताती है, ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस की, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। यहां पर एस्टिमेशन होता है, एक एसेट लिखनी भूल गई तो कैपिटल कम ज्यादा हो जाएगी, तो ये कमी है इसकी।
ठीक है, तो मैंने आपको डिफरेंस इसीलिए बताना था क्योंकि डिफरेंस जरूरी भी है, आपको पता भी होना चाहिए ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, वो भी इसी जैसे हमने अभी टॉपिक करे हैं ना, जिसमें हम कैपिटल की इक्वेशन बना के जो हम कर रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं, क्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग माइनस एडिशन इज इक्वल टू प्रॉफिट, उसी तरीके से हम वो काम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।